हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से हम एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये जो सब्जेक्ट है ये सीआरपीसी को हटा करके लेकर के आया गया है। सीआरपीसी इसी का ओल्ड वर्जन था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका न्यू वर्जन है। अगर हम देखें कि थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले लें तो ये है, अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा है अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपने सीआरपीसी नहीं पढ़ा है तो भी आपको सही अच्छे समझ में आएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सीआरपीसी अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, है ना, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी चीज़ें तो मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस पर्टिकुलर एक्ट का एक्ट नंबर क्या है? इस पर्टिकुलर एक्ट का एक्ट नंबर है 46। ठीक है, अब ये 46 कैसे? क्योंकि 2023 में ये 46 नंबर पे था। जैसे हर एक ईयर में कुछ कुछ लॉज जो हैं वो बनते हैं, उनके कुछ कुछ नंबर्स होते हैं कि इस ईयर का ये पहला लॉ था, इस ईयर का ये वाला लॉ था। तो 2023 का ये 46 नंबर का लॉ था। ठीक है, इसको एसेंट कब मिली थी? 25 दिसंबर 2023 को ये एक कानून बन गया था। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। ये जो लॉ है ये कंसोलिडेट और अमेंड करके लेकर के आया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर को। ठीक है, तो ये जो दो वर्ड हैं कंसोलिडेट एंड अमेंड, ये याद रखने हैं। इसके बाद शुरू होता है हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में। फर्स्ट सेक्शन है इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। फर्स्ट सब सेक्शन में कहा जा रहा है कि इस एक्ट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पुकारा जाएगा, जो कि हम सभी जानते हैं कि इस एक्ट का नाम क्या है। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है सेकेंड सब सेक्शन में द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटेड टू द चैप्टर 9, 11 और 12। तो चैप्टर 9, 11 और 12 को साइड में रखिए। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? तो इसमें कहा जा रहा है कि जो ये संहिता है, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके 9, 11 और 12 चैप्टर को छोड़ करके इसके जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें शैल का यूज़ हुआ है, दैट मीन्स मैंडेटरी है ये। ठीक है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, मैंडेटरी क्लॉज है, करना ही करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो BNSS है इसके 9, 11 और 12 चैप्टर्स को छोड़ करके ये अप्लाई नहीं करेगा नागालैंड पर और ट्राइबल एरियाज़ पर। तो नागालैंड तो हमें पता है क्या है। अब ट्राइबल एरियाज़ क्या है? हम ट्राइबल एरियाज़ किनको मानेंगे? तो इसके बारे में कहा गया है कि देखो, आगे कह रहे हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। बट इसमें आगे क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट होगी, जैसे कि नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट होगी या उस ट्राइबल एरिया वाली कोई स्टेट गवर्नमेंट हो गई, वो नोटिफिकेशन में निकाल करके ये जो प्रोविज़न है 9, 11, 12 के अलावा जो बाकी प्रोविज़न है उनको अप्लाई कर सकती है होल ऑफ द स्टेट पर या फिर किसी पार्ट पर। ठीक है, ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज एज द केस में बी। ठीक है, और अगर चाहे तो कोई ऐसे मॉडिफिकेशन के साथ जो कि सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंटल हो सकते हैं, उन मॉडिफिकेशंस के साथ भी वो उसको अप्लाई कर सकती है उस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन में निकाल करके। तो अभी हम जब बात कर रहे थे कि ट्राइबल एरिया का क्या मतलब होगा, कौन सा ट्राइबल एरिया, कहाँ के ट्राइबल एरिया, तो इसके लिए इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ट्राइबल एरियाज़ का मतलब हमारे लिए वो है जो कि 21 डे ऑफ जनवरी 1972 से इस डेट से पहले जो भी एरियाज़ इंक्लूड थे इन द ट्राइबल एरियाज़ ऑफ आसाम, ठीक है, उनको रेफ़र किया जा रहा है अंडर पैराग्राफ 20 ऑफ 6th शेड्यूल। ठीक है, ऐसा कोई भी ट्राइबल एरिया जिसको 21 जनवरी 1972 से पहले इंक्लूड किया गया था अंडर ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, ठीक है, जो कि पैराग्राफ 20 में बताया गया है, वो सभी को कहा जाएगा कि ये ट्राइबल एरियाज हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। बट इसमें एक्सक्लूड किया गया है अदर देन दोज, वो जो शिलोंग के म्यूनिसिपल एरिया में आ रहे हैं, म्यूनिसिपल एरिया की लिमिट में आ रहे हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया है इसमें।
इसके बाद है थर्ड सबसेक्शन, जिसमें कहा जा रहा है कि ये उस डेट पर इन्फोर्समेंट में आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में निकाल करके ऑफिशियल गजट में बता देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डेट दी है वो है 1 जुलाई 2024, ठीक है। तो BNSS की जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 1 जुलाई 2024। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ अगर आपको, जो चैप्टर्स नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर अप्लाई हो रहे हैं वो है चैप्टर 11, 9 और 12। मैंने आगे पीछे कर दिया है चैप्टर 9, 11 और 12 किसके, BNSS के अकॉर्डिंग। अब बात होती है चैप्टर 9 में क्या बताया गया है। चैप्टर 9 में प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ पुलिस बताया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो चैप्टर्स जिनके बारे में हम देख रहे थे, जैसे कि चैप्टर 9, 11 और 12, ठीक है। चैप्टर 9 में बताया गया है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। चैप्टर 11 में बताया गया है प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ पुलिस। वहीं पर चैप्टर 12 में बताया जा रहा है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर अप्लाई होंगे, इनको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। ये था यहाँ का क्रक्स अगर मैं बताऊँ तो। अगर आप सोचते हो कि ये तीनों चैप्टर ही क्यों हैं जिनको नहीं हटाया गया या ये अप्लाई हो रहे हैं नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर, बल्कि बाकी जो चैप्टर्स हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो देखिए एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, वो है आर्टिकल 371A, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट ने कुछ कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी आर्टिकल 371A बार नहीं कर सकता पार्लियामेंट को इन्फोर्स करने से मिनिमम क्रिमिनल प्रोसीजर को, ठीक है। इसीलिए ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये यहाँ पर अप्लाई होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में बात की जा रही है डेफिनेशंस के बारे में, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या होती है वो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लॉज हमने पढ़े तो मोस्टली सेम ही रहती है कि जो भी वर्ड्स को हम देखते हैं डेफिनेशंस में, जब तक उनका कोई अलग मीनिंग कोई अलग कॉन्टेक्स्ट में ना बता दिया जाए तब तक उनका हम वही मीनिंग लेंगे जो कि डेफिनेशन क्लॉज में बताया गया है। यहाँ पर भी वही लिखा है। अब इसके बाद कहा जा रहा है क्लॉज ए में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें एक नई डेफिनेशन आई है जो कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की। फर्स्ट डेफिनेशन को हम शुरू करते हैं, दैट इज़ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब इसमें इंक्लूड किया गया है उन कम्युनिकेशन डिवाइसेस को जिनको फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन, सर्च, सीजर एंड एविडेंसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर हम बहुत इन शॉर्ट में इस चीज़ को समझाना चाहें, शॉर्ट में इस चीज़ को बताना चाहें, तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि उन सभी कम्युनिकेशन डिवाइस को इसमें इंक्लूड किया गया है जिसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। जो प्रोसेस है जैसे कि आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस हो गई, सर्च की प्रोसेस हो गई, या फिर सीजर की प्रोसेस हो गई, या फिर एविडेंस की प्रोसेस हो गई, इनको हम क्या है रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर ट्रांसमिशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, एक जगह से दूसरी जगह हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ऐसे किसी भी मीन्स के थ्रू इसको यहाँ पर बता सकते हैं। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे TIP होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है, वो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करवा सकते हैं। और आगे कहा जा रहा है कि ऐसा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कहीं पर सर्च हो रही है, ठीक है, उस सर्च को रिकॉर्ड किया गया मोबाइल के थ्रू, तो वो भी हम रिकॉर्ड में ले सकते हैं, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को रिमांड पे भेजना है तो VC के थ्रू हम उसको करवा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को जो भी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं
तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि वो कौन सी डिवाइसेस होंगी, तो उनके बारे में कहा गया है कि वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होंगे। ठीक है, ये रही इसकी डेफिनेशन। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है बेल की। अब बेल का मतलब क्या है यहाँ पर? बेल का मतलब है किसी भी व्यक्ति को जो कि अक्यूज्ड है या फिर सस्पेक्टेड है किसी भी ऑफेंस को करने का। ठीक है, ऐसा समझा जा रहा है कि उसके द्वारा ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है, तो उसको कस्टडी से क्या है, कुछ कंडीशंस पर उसके ऊपर कुछ कंडीशन इम्पोज करी जाएंगी कि भाई ये चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, और उस व्यक्ति के ऊपर कंडीशन लगाई जाएंगी। उसके बाद ऑफिसर के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूशन पर जो उस व्यक्ति के द्वारा एक बॉन्ड साइन किया जाएगा, उसके बाद उसे वहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। इसे कहा जाता है बेल। इसके बाद सी में आता है बेलेबल ऑफेंसेस। अब ये बेलेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? देखिए, बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिनको कि फर्स्ट शेड्यूल में एज अ बेलेबल ऑफेंस शो किया गया है, या फिर किसी अदर लॉ में उसे एज अ बेलेबल ऑफेंस बताया गया है, और वहीं पर जो अदर ऑफेंसेस होते हैं बेलेबल ऑफेंसेस के अलावा, उनको नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है बेल बॉन्ड की। इसमें कहा जा रहा है बेल बॉन्ड मीन्स अ अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। एक व्यक्ति है, जैसे कि कोई अक्यूज्ड है, वो रिलीज किया जाएगा जब वो 20,000 रुपीज़ का बॉन्ड एक श्योरिटी के साथ वहाँ पर अंडरटेकिंग में दे देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि उसको एक श्योरिटी लेकर के आना पड़ेगा, एक व्यक्ति ऐसा लेकर के आना पड़ेगा जो उसके बिहाफ पर ये श्योर कर सके कि अगर ये नहीं आता है तो मैं ये सारी चीज़ें, ये जो पैसा है वो मैं भरूंगा, या ऐसा कुछ, या इसकी जो अटेंडेंस है मैं श्योर करता हूँ, और वहाँ पर 20,000 रुपीज़ का अंडरटेकिंग साइन की जाती है। तो इसमें क्या हुआ, अंडरटेकिंग विथ श्योरिटी जा रही है, तो इसको कहा जाएगा बेल बॉन्ड। इसके बाद आती है बात बॉन्ड की। बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड मतलब पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग फॉर द रिलीज विदाउट श्योरिटी। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो खुद को बॉन्ड कर रहा है, ना कि कोई और व्यक्ति उसके बिहाफ पर वहाँ पर श्योरिटी देने के लिए आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है एफ में चार्ज का मतलब है कि उसमें कई सारे हेड्स हो सकते हैं, और इसमें ऐसा भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक ट्रायल चल रहा है, ठीक है, उसमें हम थेफ्ट के लिए भी लगा सकते हैं चार्ज, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए भी लगा सकते हैं। अब ये क्या हुआ, चार्ज तो एक है लेकिन इसमें मल्टीपल हेड्स हैं, जैसे एक थेफ्ट का हो गया, एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का हो गया, इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेफिनेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस फॉर विच अ कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ऐसा कॉग्निजेबल केस आता है जिसमें पुलिस ऑफिसर फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग, यदि कोई और लॉ की बात की जा रही है बीएनएस के अलावा, तो उसमें अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, मतलब वो सीरियस नेचर का कोई ऑफेंस है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कंप्लेंट। अब कंप्लेंट क्या है? एच में मीन्स एंड एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग बाय टू द मैजिस्ट्रेट। तो कोई भी व्यक्ति ओरली बोल करके या फिर राइटिंग में मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और कहता है कि कोई एक व्यक्ति है, वो नोन भी हो सकता है और वो अननोन भी हो सकता है। ठीक है, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है, और ये सारी चीज़ें बताने का उसका पर्पस क्या है, वो मजिस्ट्रेट को क्यों बता रहा है, जिससे मजिस्ट्रेट उस पर कोई ना कोई एक्शन ले सके। अब ये जो कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट कभी भी पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेगी। कंप्लेंट अलग होती है और पुलिस रिपोर्ट अलग होती है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है, देखिए, अ पुलिस रिपोर्ट मेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए कोई पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है जिसमें बाद में डिस्क्लोज हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल हो, वहाँ पर डिस्क्लोज हुआ कि जो पर्टिकुलर ऑफेंस है, वो ऑफेंस है वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो जो पुलिस ऑफिसर है उसको कंप्लेनेंट समझा जाएगा, और जो पुलिस रिपोर्ट आई है उसको कंप्लेंट समझा जाएगा वहाँ पर। इसके लिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर बता दूँ आपको, जैसे कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट आई। अब पुलिस रिपोर्ट में डिस्क्लोज हुआ कि ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस है ये एक
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये जो भी व्यक्ति लेकर के आया है, जो पुलिस वाला, वो कंप्लेनेंट कहलाएगा, ठीक है। और जो ये पुलिस रिपोर्ट है, ये जो पुलिस रिपोर्ट थी, ये कंप्लेंट बन जाएगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, जो कि आई में है। ये भी एक नई डेफिनेशन है। सो इसमें कहा जा रहा है, देखिए, कि कम्युनिकेशन हो रही है किसी भी ऐसे फॉर्म में, जैसे कि रिटन में हो सकती है, वर्बली हो सकती है, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वीडियो कंटेंट हो सकता है, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा किसी और व्यक्ति को दिया जा रहा है, या फिर एक डिवाइस के द्वारा किसी और को दिया जा रहा है, या फिर किसी पर्सन के द्वारा एक डिवाइस में, या फिर डिवाइस के द्वारा पर्सन को किसी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू दिया जा रहा है, जिसमें इंक्लूड हो सकता है टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, या फिर अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। ये याद रखना है, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। या फिर कंप्यूटर हो सकता है, या फिर ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा, या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिसके थ्रू ऐसी कोई भी चीज़ की जा रही है, अगर उसको स्पेसिफाई कर दिया जाए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि इसको भी इन सब चीज़ों में इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा कोई डिवाइस भी हो सकता है। तो अगर इनके द्वारा ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इधर उधर की जा रही है, कम्युनिकेशन इधर उधर किया जा रहा है, तो उसको समझा जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। अब अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, तो हम देख सकते हैं कि जैसे व्हाट्सएप मैसेज होते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप मैसेज वहाँ पर जा रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जा रहे हैं, डिवाइस के थ्रू जा रहे हैं, तो ये भी इसमें इंक्लूड है। ईमेल हो गया, ठीक है, या फिर सीसीटीवी फुटेज हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये डिवाइस के थ्रू एक व्यक्ति तक जा रही है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी हाई कोर्ट की। अब हाई कोर्ट क्या है, तो इसमें कहा जा रहा है हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू द स्टेट, अगर किसी स्टेट से रिलेटेड है तो हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। जैसे एमपी की बात हो रही है तो एमपी का हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। यूपी की बात हो रही है तो यूपी का हाई कोर्ट हो गया। और वहीं पर जब हम देखते हैं इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो जिस भी हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा वहाँ पर उस स्टेट के लिए, जिसको लॉ के द्वारा एक्सटेंड किया जाता है, वो वाला हाई कोर्ट। यदि किसी ऐसी अदर यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी, जहाँ पर क्रिमिनल अपील जाती है, उसका हाईएस्ट जो कोर्ट होगा उस स्टेट में, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। वो क्या कहा जाएगा, उस पर्टिकुलर यूटी के लिए हाई कोर्ट है। इसके बाद आती है नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। सो इंक्वायरी में ट्रायल इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन इंक्वायरी जो है कंडक्ट की जाती है बाय मजिस्ट्रेट और बाय कोर्ट, इतना याद रखना है। इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर और ट्रायल भी मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है, लेकिन इंक्वायरी और ट्रायल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट डेफिनेशन इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में वो सारी प्रोसीडिंग्स इसमें इन्वॉल्व हैं जिनको कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बाय पुलिस ऑफिसर किया जाता है। वो सारी प्रोसीडिंग जो कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए की जा रही हैं किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, किसी भी अदर पर्सन के द्वारा जिसको कि मजिस्ट्रेट ने वहाँ पर अथोराइज़ किया गया है, तो ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग होगी उसको कहा जाएगा कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। इसमें कहा जा रहा है वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट और इनकन्सिस्टेंट, तो कोई स्पेशल एक्ट है जो कि इनकन्सिस्टेंट है विद दिस संहिताज प्रोविजंस, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो स्पेशल एक्ट के प्रोविज़न होंगे वो यहाँ पर प्रिवेल करेंगे। तो बेसिकली कहा जाए कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है बीएनएसएस में, ठीक है, या फिर किसी स्पेशल लॉ में, तो स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करेगा। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है जुडिशल प्रोसीडिंग की। सो वो सभी जुडिशल प्रोसीडिंग होगी जहाँ पर भी एविडेंस लिया जा सकता है ऑन ओथ और लीगली लिया जा सकता है, ठीक है। उन सभी प्रोसीडिंग्स को कहा जाएगा कि ये भाई जुडिशल प्रोसीडिंग चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है लोकल जुरिडिक्शन की। अब लोकल जुरिडिक्शन क्या चीज़ है, तो जो भी टेरिटोरियल लिमिट होगी मजिस्ट्रेट की या फिर कोर्ट की, उसको हम लोकल जुरिडिक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं क्या लिखा है
in relation to the court or magistrate means the local area within which court or magistrate may exercise all or any of his powers। तो जिस पर भी कोर्ट और मजिस्ट्रेट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं इस संहिता में, या फिर किसी ऐसे लोकल एरिया में जो कि ऐसा एरिया है जिसमें पूरा का पूरा स्टेट भी कंप्राइज कर सकता है या फिर कोई पार्ट स्टेट का कंप्राइज कर सकता है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में निकाल करके बता देगा कि ये पर्टिकुलर एरिया है जिस पर कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी और मजिस्ट्रेट अपने पावर एक्सरसाइज करेंगे। सो वो कहा जाएगा कि वो लोकल जुरिडिक्शन है। इसके लिए हम अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, वो उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल लिमिट में ही अपनी जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज कर सकता है, तो ये उसकी लोकल लिमिट है, लोकल जुरिडिक्शन है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हमारी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने ऊपर देख लिया था, इसमें है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब वो ऑफेंसेस जिन ऑफेंसेस में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर को अगर कोई अरेस्ट करना है तो वो अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं किया जा सकता, आपको मजिस्ट्रेट से वारंट लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप उस केस में अरेस्ट कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डेफिनेशन नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल गजट में आता है उसको नोटिफिकेशन कहा गया है। क्यू में आता है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या है, ये थोड़ा मेन है। मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन, कोई भी ऐसा एक्ट या फिर कोई भी ऐसा ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स इंक्लूडिंग एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। सो इसमें कहा गया है ऐसा कोई भी एक्ट या ऐसा कोई भी ओमिशन जिसको पनिशेबल ठहराया गया है किसी भी लॉ में जो कि इन्फोर्समेंट में है, जिसमें इंक्लूड किया जा रहा है सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट को भी, कि उसको भी एज अ ऑफेंस यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद आती है नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो इसमें इंक्लूड किया गया है जब ऑफिसर इंचार्ज अपसेंट हो स्टेशन हाउस से या फिर पुलिस स्टेशन से, या फिर अनेबल हो किसी भी ऐसी वजह से, जैसे कि वो बीमार है या फिर ऐसी कोई वजह है जिससे वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, तो जो भी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर प्रेजेंट होगा स्टेशन में, जो भी उससे नेक्स्ट रैंक पर होगा, मतलब छोटी रैंक पर होगा, लेकिन उसे कांस्टेबल रैंक से अबव रैंक का ही होना चाहिए, वो व्यक्ति कहा जाएगा कि वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है। ठीक है। और अगर ऐसा केस है कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में निकाल करके या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कर दिया है कि अगर कोई अदर पुलिस ऑफिसर है जो कि प्रेजेंट है वहाँ पर, वो भी हो सकता है, तो उसको भी हम ऑफिसर इंचार्ज कह सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट है डेफिनेशन एस में प्लेस की। प्लेस में हम इंक्लूड कर रहे हैं हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल। घर, बिल्डिंग, और अगर कोई टेंट है या कोई व्हीकल है जो कि सड़क पर चल रहा है या कोई वेसल है जो कि पानी में चल रहा है, तो सारी चीज़ों को कहा जाएगा कि वो एक प्लेस है। वहाँ पर कोई भी ऑफेंस होगा समझा जाएगा किसी एक प्लेस पर हुआ है। इसके बाद आता है टी, जिसमें है पुलिस रिपोर्ट के बारे में। पुलिस रिपोर्ट क्या होगी, जो फॉरवर्ड करी जा रही है पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 193 का सबसेक्शन 3 में। अब बात की जाती है नेक्स्ट डेफिनेशन की कि पुलिस स्टेशन से क्या मतलब है हमारा। तो ऐसी कोई भी पोस्ट या ऐसी कोई भी प्लेस जिसको डिक्लेयर किया गया है फॉर द जनरल और स्पेसिफिक पर्पसेस किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई ये जो जगह है वो उसको पुलिस स्टेशन कहा जाएगा, और इसमें इंक्लूड किया जाता है किसी भी ऐसे लोकल एरिया को जिसको एक स्पेसिफाई किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ पर कि वो पुलिस स्टेशन होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डेफिनेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18। जिस भी व्यक्ति को सेक्शन 18 के अंडर में एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है तो वो व्यक्ति होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यदि ऐसा व्यक्ति है कोई जो कि उसके अंडर डायरेक्शन में कार्य कर रहा है तो वो भी वहाँ पर उसमें इंक्लूड है, उसको भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है सब डिवीज़न की। सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट को जब हम छोटा काटते हैं, छोटा बनाते हैं, तो वो होता है सब डिवीज़न। इसके बाद आती है डेफिनेशन समन्स केस की। ठीक है, क्या है, मीन्स केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। तो समन्स केस वो केसेस होंगे जो वारंट केस नहीं है। ठीक है,
या तो एक केस वारंट केस होगा या फिर समन केस होगा। तो जो वारंट केस नहीं है वो क्या है, समन केस है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि वारंट केस क्या है। तो इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं कि वारंट केसेस क्या होते हैं। देखिए, जो कि जेड में है, इसमें कहा जा रहा है मीन्स अ केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ। तो जो ऑफेंस डेथ से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या फिर ऐसे टर्म से जो कि 2 साल से ज़्यादा है, इनसे अगर डील होता है तो वो एक वारंट केस है। तो वो ऑफेंस जो कि 2 साल से कम है वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली समन केस हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि वाई में है, विक्टिम की। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज़ सफ़र्ड, जिसने सफ़र किया है ऐसा लॉस या ऐसा इंजरी जिसको जो कि उसको कॉज हुई है बाय द रीज़न ऑफ किसी एक्ट से या फिर ओमिशन से, किसी भी एक्ट या ओमिशन से, किसके, अक्यूज्ड पर्सन के, जिसमें इंक्लूड किया जा रहा है गार्जियंस को भी और लीगल एयर्स को भी उस विक्टिम के। ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि विक्टिम अकेला ही नहीं, उसके गार्जियन और लीगल एयर्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। इसके बाद सेकंड सेक्शन सब सेक्शन में कहा जा रहा है कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन यहाँ पर आए हैं इस पूरे एक्ट में लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया गया है, तो उनका मीनिंग हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से ले सकते हैं और BNS से ले सकते हैं जो वहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। सो दीज आर द 2 सेक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेशन क्लॉज से तो इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।